जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए साइंस की महामैराथन की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश। सब यूनिट के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। जो कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह बिना माध्यम में कहीं भी संचरित हो सकती हैं। तो प्रकाश क्या एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, यानी कि किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। प्रकाश में जो छोटे छोटे जो कण हैं, उसको बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो बोलेंगे निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बोलेगा प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर, यानी मान लीजिए कि यह कोई चिकना पृष्ठ है, यानी कि समतल दर्पण है, इस पर जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, यह परावर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी? यानी रिफ्लेक्शन होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्शन होंगी। जब प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा और अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। अपने मार्ग से विचलित हो गई, अर्थात यह उसी माध्यम वापस लौट जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा इन दोनों किरणों के बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों समतल दर्पण के एक ही आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। हमने जैसे एक डायग्राम बना रहा है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जो प्रकाश की किरणें हैं। ये देखिए, यह हो गया समतल दर्पण, यह हो गया समतल दर्पण। अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें, ये आपतित किरणें, अनंत से आने वाले प्रकाश की आपतित किरणें हैं। जब यहाँ पे एक बिंदु है, वो है आपतन बिंदु ओ। यहाँ से जब प्रकाश किरणें आएंगी, दर्पण के चिकने तल पर टकराएंगी, तो प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी अर्थात परावर्तन के पश्चात ये किरणें आपतित जो हो रही थी वो हो जाएंगी परावर्तित किरणें कहलाएंगी। ये किरणें हो गई परावर्तित किरणें। ये जो किरणें आ रही थी इसको बोल रहे थे आपतित किरणें। ये आपतित किरणें हैं। लेकिन जब दर्पण पर टकराई हैं, दर्पण के चिकने तल पर, यह दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। ये दर्पण है समतल दर्पण। टकराई है तो रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई। इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाए जो समतल दर्पण के तल से 90 अंश की कोण पर बनाया जाता है। आप बताइए, ये कोण जो हो गया आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और विलंब के बीच में बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। इसको दिखाते हैं आर से। यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण। ये दोनों कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों समतल दर्पण के, जो समतल दर्पण है उसके एक ही आपतन बिंदु पर स्थित है। यह पहला नियम हो गया। दूसरा कह सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यह देखिए, प्रथम नियम है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब है। तीनों समतल दर्पण के एक ही आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, आपतन एक ही आपतन बिंदु पर स्थित है। कह सकते हैं आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांस बन सकते हैं दर्पण से। दर्पण क्या होता है? गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक सीधा दर्पण होता है, इसे बोलते हैं समतल दर्पण। एक गोले का आधा कटा हुआ भाग क्या? अवतल दर्पण। एक हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह पर होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह पर होता है। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? ये इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा नहीं बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, याद बनता है वास्तविक उल्टा काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व बनता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व बनता है। ठीक, यह नहीं होगा, यह होगा काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, यह समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कह सकते हैं जो चेहरा देखने के लिए, जो
आईना होता है उसमें समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है दर्पण के भीतरी सतह होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। लेकिन एक कंडीशन आती है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई हो, उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है कब? वो कंडीशन होती है जब वस्तु, यानी कि ये हो गया, देखिए यह दर्पण है उत्तल अवतल दर्पण, इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होगा दर्पण के भीतरी सतह होगा। अगर ये बताइए यह हो गया फोकस और यह हो गया ध्रुव P, इनके बीच में अगर वस्तु रख दिया जाएगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन इसके जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इसके अलावा सभी वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और देखिए उत्तल दर्पण, उसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा बनता है। इसके जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उत्तल दर्पण में आभासी तथा, पूछा जाता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अति लघुत्तरी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, समतल दर्पण में कैसा बनता है। बोले जाएगा कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कोई पूछा जा सकता है तो उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी एवं सीधा बनता है। हम उपयोग की बात करें कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं। जो अवतल दर्पण होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो हमारे टॉर्च लाइट हैं, सर्च लाइट हैं, ठीक, दाढ़ी बनाना जो शीशा आता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक, गाड़ियों में लगा रहता है, इसमें जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण पर क्या करते हैं, जो मोटर वाहनों के साइड व्यू मिरर होते हैं, जो मोटर वाहनों के साइड व्यू मिरर, यानी मोटर वाहनों के साइड व्यू मिरर यानी पीछे की आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए साइड में जो दर्पण लगाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो साइड व्यू एग्जाम पूछेगा, साइड व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहनों में, बताइए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण के भीतरी सतह होता है कि बाहरी सतह होता है, तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण में जो इसका परावर्तन होता है दर्पण के बाहरी सतह होता है। ये मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ये इसकी अंदर सतह को कलई कर दिया जाएगा, अंदर सतह कलई कर दिया जाएगा, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। ये जो प्रकाश किरणें आएंगे यही टकराकर मुड़ जाएंगे, ये आपतित किरणें हैं, अब परावर्तन हुआ रिफ्लेक्स हो गई, ये प्रकाश किरणें आएंगी फिर रिफ्लेक्स होने के बाद जरा आ जाएंगे, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं और उसी मार्ग में वापस लौट जा रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक, इनका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा बनता है। ये क्वेश्चन है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन से पूछा जाएगा कि अपवर्तन क्या होते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक माध्यम सघन हो गया, एक माध्यम विरल है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, तो यह घटना जो होती है यही कहलाती है अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके कौन से दो माध्यम हो सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। जो सघन माध्यम में कौन कौन आ जाएगा, कांच है, द्रव है। विरल माध्यम में आएंगे वायु। तो दो माध्यम होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम में कौन है, वायु है, और सघन माध्यम में कांच हो गया, द्रव हो गया। नोट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा भाई, उसका वेग बदल जाएगा। जब वेग बदल जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, तो उसका वेग भी बदल जाएगा। अब देखिए, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, अर्थात उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखिए प्रकाश के रिफ्रैक्शन से यह क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की शर्तें क्या हैं। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हैं, यह हो गया, हमने दो माध्यम बना दे रहे, एक हो गया विरल माध्यम, यह विरल माध्यम जैसे वायु,
ये हो गया सघन माध्यम, जैसे कह सकते हैं द्रव या कांच। जब प्रकाश किरणें, ये हो गया विरल माध्यम, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इनको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आ रही ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। जो प्रकाश किरणें, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। यह हो गया अभिलंब, यह अभिलंब है, यह अभिलंब है। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इनके द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अपवर्तन कोण। आइए, जो प्रकाश किरणें जा रही, यहाँ जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। यह अपवर्तन कोण है, यह कहलाएगा, यह आपतन कोण कहलाएगा, और यह कहलाएगा अपवर्तन कोण। इसको दिखाएंगे आई से, इसको दिखाएंगे आर से। जब जो प्रकाश की किरणें हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यानी अभिलंब की ओर आ जाती हैं। यह पहला नियम हो गया, इसकी पहली शर्त है। लेकिन जब इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे तो बन जाएगा क्या, जब प्रकाश किरणें, यह सघन माध्यम बोल दें, यह हो गया सघन माध्यम और यह हो गया विरल माध्यम, यह विरल माध्यम। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो यह अभिलंब की ओर झुकती नहीं, बल्कि अभिलंब से और दूर हट जाती हैं। इनको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। तो इसको कह सकते हैं दूसरा माध्यम हो गया, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो दो घटना है, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। यहाँ पर है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ऐसे भी एक फार्मूला बोलता है स्नेल का नियम। हम बोल सकते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, यही फार्मूला से निकलता है, इसी फार्मूले से निकलते हैं। स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अपूर्णांक कहलाता है स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन क्या है, पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ए एन जी, द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, ए मतलब हो गया एयर, जी का मतलब हो गया ग्लास। अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, इसको लिखेंगे एन जी बटे एन ए, अर्थात मतलब ये हो गया 1 2, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, इसको लिखना होगा, कहेंगे एन 2 बटा एन 1। यानी कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी बोल दे कि द्रव जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना है, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यानी जो ये सेकंड वाला पार्ट ऊपर रहेगा और फर्स्ट वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो विरल माध्यम ऊपर हो जाएगा, सघन माध्यम नीचे हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 हो गया, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक क्या है, यन है। अब यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारी एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या बनेंगे। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है। जब तिरछी पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, अगर कोई छड़ है उसको पानी में डाल दिया जाए वो क्या करेगी, टेढ़ी दिखाई देती है, यानी तिरछी और टेढ़ी दिखाई देती है पानी में। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि का अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ कम, कुछ ऊपर ऊंचाई दिखाई पड़ते हैं। जो सूर्य हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं आदि अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर ऊंचाई दिखने पड़ने लगते हैं। पानी में डाला गया हुआ नींबू का एक पार्ट कटा हुआ टुकड़ा जो है, उसको जब देखेंगे बाहर से आकार में वो बड़ा दिखाई देगा। अभी नींबू है, उसको शीशे ग्लास में रख दिया जाए पानी में, उसको देखा जाए तो आकार में बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। पहले माध्यम था वायु, यानी कि विरल माध्यम, चला गया सघन माध्यम में। ये जो माध्यम चेंज होगा, जैसे तारों का टिमटिमाना, यानी जो तारे टिमटिमाते हैं किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये देखिए 2 माध्यम हो गया, ये 2 माध्यम है, यानी जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो हमने 2 माध्यम बना दिया। एक माध्यम हो गया सघन माध्यम और एक माध्यम हो गया विरल माध्यम, यह हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाते हैं और जी अपवर्तन कोण का मान हो या 90 अंश हो जाए, ये जो अपवर्तन कोण है, ये जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। कह सकते हैं जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हों, एक समय ऐसा है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उसमें जो यह आपतन कोण बन रहा था, आपतन कोण कहते थे, इसको आपतन कोण नहीं कहेंगे, हम इसी बोलेंगे सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ऐसी बोलते हैं।
इसी को कोण को बोलते हैं क्रांति कोण, इसी को बोलते हैं क्रांति कोण, क्रांति का कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो उस समय बनने वाले आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। यदि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएं और अपवर्तन के पश्चात यानी ये अपवर्तन कोण जो हो जाए 90 अंश हो जाए तो उस समय जो ये आपतन कोण बनता था आई, अब ये आपतन कोण नहीं बनेगा क्योंकि ये कहलाएगा आप क्रांति कोण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया 90 अंश है। यानी प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो उस समय बनने वाले आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी जब प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा। अब इसका डायग्राम देखिए, ये जो है दो माध्यम है, ये दो माध्यम हो गया, ठीक। यानी जब प्रकाश किरणें एक सघन माध्यम हो गई विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, यह माध्यम हो गए विरल, ये हो गया सघन माध्यम और यह माध्यम हो गया विरल। इसकी शर्तें हैं, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल, ये सघन माध्यम है, प्रकाश किरणें सघन माध्यम में जा रही हो और उसी माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश अधिक हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश अधिक हो जाए तो उसी माध्यम में क्या करके वापस लौट आ गई। तो इसी बोलेंगे वो उसी माध्यम में वापस लौट आई, हम इसी बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कोण 90 अंश अधिक हो गया, 90 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, यानी 90 अंश अधिक हो गया। ये जो कोण बन रहा है हम इसी कोण को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक। और जिस सघन माध्यम थी सघन माध्यम में वापस आ गई तो कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें सघन विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो, यानी जो आपतन कोण का मान जो हो या आपतन कोण का जो मान हो क्रांति कोण के मान से क्या अधिक हो, ठीक। तो उस समय जो कोण बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इनके द्वारा कि यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हीरे का चमकना, यह मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, अगर टूट गया है तो सूर्य का प्रकाश में आएगा तो चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो हीरे का चमकना क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में जब मरीचिका बनते हैं तो वहां पे क्या बनता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु जो शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु, अगर किसी व्यक्ति को आंत में सूजन या आंत में चोट लग गया है या गले में इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। उस एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु का प्रयोग करते हैं और ये प्रकाशिक तंतु जो है, ये जो प्रकाशिक तंतु है, ये जो प्रकाशिक तंतु है, यह प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाशिक तंतु है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें जो क्रिया होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका का बढ़ना, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित क्वेश्चन है। प्रकाश का परिकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण हों, अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हों, तो इनके द्वारा समस्त प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश के परिकीर्णन के उदाहरण क्या बन सकते हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, किसकी वजह से, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। अब देखिए प्रकाश का परिकीर्णन जो होता है कि इसमें क्या होता है, जो प्रकाश का परिकीर्णन है, ठीक, ये जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक, ये प्रकाश की जो किरणें हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि ये डिपेंड करती हैं तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य, अगर इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसका परिकीर्णन क्या होगा, कम होगा। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए तो उसका परिकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका परिकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। ये बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का विक्षेपण। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ
सात अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी देखिए, जब प्रकाश के हमने डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको, डायग्राम में कैसे है, ये देखिए कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, इसमें सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें, यानी जो सूर्य हैं इसकी श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं। यहाँ जब जाएंगे तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। 7 रंग मिलेंगे, 4 हो गया, 5 है, 6 है, ये हो गया 7 रंग। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जब इनको पर्दे पर देखते हैं तो इनके रंग दिखाई देते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इनका रंग मिलता मिलता विबग्योर, VIBGYOR, आधार की ओर सबसे अधिक झुकने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है। आधार की ओर सबसे अधिक झुकने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है। और सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है, लाल है। इसे बोलते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अधिक यानी आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन झुक रहा है, रंग बैगनी झुक रहा है, यानी इसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका विचलन कम होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो ये रंगोक्रम क्या है, विबग्योर पूछा जाता है। रंगोक्रम क्या है, VIBGYOR, विबग्योर, यानी ये क्रम इसका है जो प्रकाश के प्रकीर्णन जो 7 अवयवी रंग विभक्त हो जाता है, इसका ये क्रम है। कह सकते हैं जब बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ये जो बैगनी रंग है ये आधार की ओर सबसे अधिक झुकता है, इसलिए इसका विक्षेपण क्या हो गया, अधिक हो गया। विक्षेपण मतलब अधिक झुकना, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग का जो रेड रंग होता है इसका विक्षेपण क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी आधार की ओर सबसे कम झुकता है। तो इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, ये जो प्रकीर्णन होता है तरंगदैर्घ्य यानी कि तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जो तरंगदैर्घ्य है इसको दिखाते हैं लैम्डा से। यानी अगर मान लीजिए जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, अगर मान लीजिए कोई रंग है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, जैसे मान लीजिए लाल है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका जो होगा प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इस रंग का लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या अधिक है, तो लाल रंग का क्या होगा, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। यानी कि ये जो प्रकीर्णन है, ठीक, तरंगदैर्घ्य के रंग के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, ठीक ना। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है यह रंगों के जो तरंगदैर्घ्य हैं, ठीक, जो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका उल्टा है। देखिए यहाँ 1 कितना हो, लैम्डा का 4 घात है। तो यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक। जिसका क्या होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। इसका जो प्रकीर्णन होगा, इस रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। अब क्वेश्चन बन सकता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको बोलते हैं मायोपिया, इसको बोलते हैं मायोपिया। एग्जाम पूछेगा मायोपिया क्या है, ठीक। जबकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। तो बोलेंगे कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण तो हो गए, निकट दृष्टि की पहचान क्या है, बस ये जो हेडिंग है उसी से हम जान लेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। हमने एक डायग्राम दे रहे हैं आपको, ये हो गया नेत्र। जब यहाँ रेटिना है इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए तब वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं,
जब नेत्र में पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। बनना चाहिए इनका हाँ, लेकिन बन गया यहाँ प्रतिबिंब, जिसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के उचित फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि अभी हमको मतलब ठीक करना, अभी हम वहाँ लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ रेटिना प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, ये इसकी कमियां हैं। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे से करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण उत्तल लेंस के चश्मे से करते हैं, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। बोले हाइपरमेट्रोपिया क्या है, बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी दूरदृष्टि दोष है, जो दोष वही दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अभी इसका डायग्राम बनाएं। यह हो गया नेत्र है, ठीक, हमने नेत्र ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ रेटिना प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर न बन के बल्कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है, रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब के पीछे बनता है, यानी कि इसके आगे बन रहा है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन बनना चाहिए यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, तो यानी कि अन्य होना चाहिए। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, इसे बोलते हैं हाइपोमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए पूछेगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है एफ, P बराबर हो गया 100/f। एफ क्या है, जो फोकस दूरी है, एफ हमारी क्या है, फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100/f लगेंगे। अगर लेंस की क्षमता पूछता है मीटर में दिया है तो 1/f लगाएंगे, 1/f लगाएंगे, 1/f मीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बताइए, तो 20/5 कितना हो गया, 100, 5 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो जान लीजिए कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है, यूनिट है, उसको बोलते हैं डायोप्टर, उसको कहते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है, यूनिट है डायोप्टर। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो बोलिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। भाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और बताइए अगर डायोप्टर मान लीजिए प्लस में दिया है तो बोलेंगे उत्तल है लेंस, अगर डायोप्टर अगर माइनस में दिया है तो बोलेंगे कि अवतल लेंस है। हमने बोल दिया किसी लेंस की फोकस दूरी, अगर क्वेश्चन बना दें, बोलेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी जो है, किसी लेंस की जो फोकस दूरी है, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता बताइए। तो ये हो गया 100/20 हो गया, 20 से कम 20/2500, यह आ गया 5 डायोप्टर। डी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है भाई, कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस लगा देंगे, 5 डायोप्टर, यानी कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, कह सकते हैं उत्तल लेंस है। अगर कह दिया -20 सेंटीमीटर है तो यहाँ माइनस आता तो कह देते हैं अवतल लेंस, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अवतल लेंस होती। लेकिन प्लस में आया तो बोलेंगे 5 डायोप्टर यानी उत्तल लेंस होगा। चैप्टर उष्मा से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, किसी वस्तु का ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस या बोलते हैं सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है, तो इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने देखा गया है 0 केल्विन लिखते हैं, परम शून्य ताप को 0 केल्विन लिखते हैं, ये 0 केल्विन लिखते हैं। 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। यहाँ बोलेगा उष्मा का मात्रक क्या होगा, उष्मा का मात्रक क्या बनेगा, उष्मा मात्रक बन सकते हैं जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल, या कह सकते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी किसे कहते हैं, 1 ग्राम जल का जो ताप है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी
उसे कहा जाएगा 1 कैलोरी। यानी 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी बोला जाता है 1 कैलोरी। ताप मापने के पैमाने सेल्सियस पैमाना भी है, फ़ारेनहाइट पैमाना भी है, रोमर पैमाना है, केल्विन पैमाना है। इसके लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कौन सा फार्मूला बनेगा। देखिए C-0 सेंटीग्रेड -0 बटा 100 ये हो गया सेल्सियस पैमाना। F-32 बटा 180 ये हो गया फ़ारेनहाइट पैमाना। F-0 ये हो बटा 80 ये हो गया रोमर पैमाना। और ये आपका है केल्विन पैमाना, ठीक ना। इसको R से भी दिखा सकते हैं। तो C बटा 100 F-32। अभी फार्मूला पूछ दे कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना संबंध क्या है, कह सकते हैं C/5 F-32 बटे 9। ये जो है सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। अगर सेल्सियस पैमाना का मान दिया गया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, यदि फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा ऊष्मा का संचरण। जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो उसका ऊष्मा का संचरण हो जाता है। जैसे कह सकते हैं 3 विधियां हैं, चालन है, संवहन है, विकिरण है। तो जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऊष्मा का संचरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लोहे को गर्म कर रहे हैं, लोहे के किनारे पकड़े हैं तो उसमें भी ऊष्मा पहुंच जाएगी, यानी कि हीट हो जाएगा। तो आप देखिए चालन क्या होते हैं, चालन के द्वारा ऊष्मा में पदार्थ का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान परिवर्तित किए बिना पहुंच जाती है। जो चालन होता है अपना बिना स्थान परिवर्तित किए हुए डायरेक्ट उस स्थान पर पहुंच जाती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। जिसमें कहा ना, ठोस अगर कोई लोहे की धातु है उसको हम गर्म करेंगे तो बिना संचरण के वो डायरेक्ट क्या करेगी, उस कण के दूसरे किनारे पर भी पहुंच जाएगी। कह सकते हैं चालन के द्वारा जो ऊष्मा होता है पदार्थ में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कण को अपने स्थान परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। जगह संवहन क्या होता है, संवहन इस विधि में ऊष्मा का संचरण अणुओं के स्थानांतरण से होता है। जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हुए क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे जल में संवहन होता है, गैस हो गया, फ्रिज है, वायुमंडल है, चाय की केतली है, उसमें चाय गर्म होने लगेगी। इसमें क्या होता है, संवहन की क्रिया होती है। विकिरण, अब विकिरण क्या होता है, अब विकिरण से क्वेश्चन बनेगा तो ऊष्मा संचरण की सबसे फास्ट विधि जो है, सबसे फास्ट विधि विकिरण होती है। इसके माध्यम से कोई कण भाग नहीं लेता है, इसके माध्यम में कोई कण क्या करता है, भाग नहीं लेता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य की किरणें निकलेंगी उसमें कोई कण भाग नहीं लेगा, ठीक। उसमें ऊष्मा संचरण की विधि सबसे क्या होगी, फास्ट होगी, सबसे तेज चलेगी। अंगीठी को जला दीजिए, बहुत तेज प्रसार करेगा। लकड़ी से लगी आग, यानी ऊष्मा का विकिरण बहुत तेज होगा। तो विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जो विकिरण है निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र से, चैप्टर है। दाब किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को दिखाते हैं F से, क्षेत्रफल दिखाते हैं A से, तो P बराबर हो गया F बटा A। बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन दाब का मात्रक क्या होगा। देखिए दाब F बल बटा होता है क्षेत्रफल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। अगर मान लीजिए हम क्षेत्रफल बढ़ा दें दाब कम हो जाएगा, अगर प्रेशर अधिक कर दें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो दाब होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी जो चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का वह आवरण, ऐसा आवरण जहां वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण घिरा हुआ है, हम उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है, वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर जो दाब लगता है वह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
जो वायु दाब जो होता है मापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। जो दाब का मापन किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का जो मापन किया जाता है वायु दाब मापी द्वारा किया जाता है। ये चैप्टर है ध्वनि तथा तरंग। तरंग से क्वेश्चन बनेगा, तरंग कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह हो गई मैकेनिकल वेव, यह हो गई मैग्नेटिक वेव, यानी यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंग क्या होता है? जैसे शांत जल में अगर पत्थर फेंक दिया जाए तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है। तरंग के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? माध्यम की आवश्यकता होती है। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इन्हें ठोस द्रव गैस या किसी माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम क्या है? ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, उसी में चल सकते हैं यांत्रिक तरंगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इन्हें गैर यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। याद देखिए, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये इसमें माध्यम के जो कण होते हैं चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये माध्यम के कण जो होते हैं चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के जो कण होते हैं यह समानांतर कंपन करते हैं। इसमें श्रृंग तथा गर्त बनते हैं। इसमें संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। इसमें संपीड़न तथा विरलन बनते हैं, जिसमें माध्यम के कण चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक, अभी हम डायग्राम बना दें। इसमें यह हो गया, ये इसमें माध्यम के कण चलने की दिशा क्या कर रहे हैं? लंबवत कंपन कर रहे हैं। चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जिसकी जो महत्तम ऊंचाई होती है इसे कहा जाता है आयाम। किसी जो महत्तम ऊंचाई होती है इसकी बोलते हैं आयाम बोलते हैं। तो तरंग गति के कण द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई मानी जाती है इसको बोला जाता है आयाम। ठीक, जिसमें ऊपर वाले भाग को बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाले भाग को बोलते हैं गर्त। यह बनता है श्रृंग, यहाँ बनता है गर्त। तो दो निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसको लैम्बडा दिखाते हैं। और दो निकटवर्ती श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसको लैम्बडा दिखाते हैं। ये तरंग दैर्ध्य हो गया है। तो बोला गया है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य किसमें आती हैं? यांत्रिक तरंगे में आती हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे समांतर कंपन करती हैं, चलने दिशा के समांतर कंपन करती हैं। इसमें संपीड़न और विलयन बनता है। और दो निकटवर्ती संपीड़न हो या दो निकटवर्ती विरलन, इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे में कौन कौन आती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना? तो जैसे गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक ना, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? अगर एक सेकंड में जितने कंपन हो जाएं, अगर एक सेकंड में कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। एक सेकंड में जितना चाहे कंपन कर लो, चाहे स्प्रिंग है, एक सेकंड में जितना कंपन कर ले उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। एक कंपन में लगे समय को, एक कंपन करने में, जब कोई वस्तु कंपन कर रही है, ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर आई, कंपन हुआ, तो एक कंपन करने में लगे समय को, एक कंपन, कितना कंपन? एक कंपन हो, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मान लीजिए कंपन हुआ, इसकी ऊंचाई यहां तक आ गई, इसका जो अधिकतम विस्थापन हुआ, इसकी जो दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, इसी को हम बोलेंगे आयाम। जितना अधिक ऊंचाई तक ये दूरी तय कर ले, तो वस्तु के कंपन के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। विस्थापन को दूरी भी कहा जाता है, एक तरह से दूरी है। अधिकतम और न्यूनतम जो प्रारंभिक है और अंतिम, इसके बीच की दूरी की, जो बीच की दूरी है, जो इसका विस्थापन होगा, इसके विस्थापन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति को अपस्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अपस्रव्य तरंग कहा जाता है। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तरंगों की आवृत्ति को कहा जाता है पराश्रव्य तरंगें। इस प्रकार की तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। ये पराश्रव्य तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जो हैं, ये जो जैसे 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इस तरंगों की श्रव्य तरंगे बोला जाता है, श्रव्य तरंगे कहते हैं।
ये हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन आज बोल दे 20 हर्ट्ज से अधिक बोल दे, 20 हर्ट्ज से अधिक बोल दे तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को, तरंगों की आवृत्ति को पराश्रव्य तरंग करते हैं। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते और लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इस आवाज को सुन सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगे होती हैं उन्हें कहा जाता है श्रव्य तरंगे। इसे मनुष्य के कान सुन सकते हैं। देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति, यानी 20,000 से ऊपर जितनी आवृत्ति होंगी उन तरंगों की आवृत्ति को हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सोनार में। जो सोनार में पराश्रव्य तरंगे प्रयोग, जो समुद्री जहाजें होती है उसमें सोनार यंत्र लगा होता है, उस यंत्र में हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार एक यंत्र है, ठीक, इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बात है सोनोग्राफी में, जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी में जो तरंगे निकलती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे होती हैं। जो ईसीजी मशीनें होती हैं उसमें भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। चिमनी में जो धूल के कण चिपक जाते हैं या धुएं कण चिपक जाते हैं उनको हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किए जाते हैं। दूध को फाड़ने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप बोल सकते हैं एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, तो आप बोलेगा एक फार्मूला की आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए, तो आप कह सकते हैं आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को यन से दिखाएंगे, 1 हो गया, आवर्तकाल हो गया टी से, n बराबर 1/t। आखिर त्रिज्या गुणा करेंगे, कर सकते हैं nt बराबर कह सकते हैं 1। nt बराबर कितना कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। अब क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो रोग डिसीज जो होते हैं, ठीक, जो शरीर में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न कर देते हैं, ठीक, किसी अंग में विकृति उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रोग होते हैं। ठीक, तो जन्मजात रोग होते हैं, एक होते हैं उपार्जित रोग। तो जन्मजात रोग ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले होता है, इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि जन्मजात रोग है, रोग से जन्म के पहले से रोग है, जन्म के समय रोग हो गया जिसमें व्यक्ति का कोई दोषी नहीं है। और उपार्जित रोग जो होता है जन्म के बाद होता है, जब जन्म व्यक्ति का हो जाता है उसके बाद रोग जो उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं उपार्जित रोग। इसमें व्यक्ति स्वयं दोषी होता है, उसमें किसी न किसी कारण से या किसी किसी कमी से ये रोग उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग जो होता है इसमें 2 रोग आते हैं, एक होता है संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति की ओर पहुंच जाते हैं, और जो असंक्रामक होते हैं ये रोगी से स्वस्थ की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कुछ रोग होते हैं संक्रामक रोग, कौन कौन से हैं? जैसे कहते हैं विषाणुओं द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाला रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, फंगस यानी कवक के द्वारा होने वाला रोग, और गोल कृमि के द्वारा होने वाला रोग। यानी विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो रोग होते हैं उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे गठियाबाद हो गया, कैंसर हो गया, हिस्टीरिया हो गया, ये सब ऐसे रोग हैं जो मतलब कि असंक्रामक रोग होते हैं, ये रोगी से स्वस्थ व्यक्ति की ओर नहीं पहुंचते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन बन गया कि वायरस से होने वाले रोग कौन है, विषाणु जनित रोग कौन से हैं? जैसे एड्स हो गया, कोविड हो गया, चेचक है, रेबीज है, खसरा है, पोलियो है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, ठीक, गलसुआ है, डेंगू हो गया, पोलियो है, पीलिया है, ट्रेकोमा है, आंख से संबंधित रोग है यह, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं, ये वायरस जनित रोग हैं, वायरस से होते हैं। ठीक, तो अब बोल सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? विषाणु। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? विषाणु है। ये देखिए क्वेश्चन बन जाता है एड्स से। एड्स का पूरा नाम होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। एड्स में कौन सा वायरस होता है? तो एड्स में जो होता है HIV वायरस होता है, जिसके द्वारा एड्स फैलता है उसमें कौन सा वायरस हो जाता है भैया? HIV वायरस हो जाता है एड्स में। तो बोला जाएगा HIV वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो HIV वायरस जो है एक प्रकार का RNA वायरस है, एक प्रकार का RNA वायरस है, जिस RNA का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड है।
ठीक। तो इस रोग में पीड़ित व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। किसमें? जो एड्स में। जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है उसके शरीर में एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है, तो टी सेल ही नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे टी सेल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जांच करने के लिए हम कराते हैं एलिसा टेस्ट। एड्स की जो जांच की जाती है उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कराया जाता है जिससे पता चल जाता है व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। जो एड्स का जो चिन्ह प्रतीक है वो क्या? एक रिबन है। इसका चिन्ह क्या है? प्रतीक रिबन है। ठीक। और जो एड्स क्या होता है, ठीक, ये ब्लड के द्वारा, संक्रमित ब्लड के द्वारा, यानी कि इंजेक्शन चेंज कर, ब्लड चेंज कर देना चाहिए। ठीक। ये सब के द्वारा क्या करते हैं? एड्स क्या करते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा वायरस कौन? विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? चेचक का वायरस होता है। चेचक में कौन सा वायरस भाग लेता है? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस, जो वेरिओला वायरस, एड्स चेचक किसके द्वारा होता है? वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। वेरिओला वायरस के द्वारा चेचक होता है। एक रोग फैलता है जापानी मस्तिष्क ज्वर, इसको बोलते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग। इसको मस्तिष्क ज्वर रोग भी कहा जाता है। ठीक। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार की दिमागी बुखार है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर हो गया है, जो वायरल संक्रमण के कारण होता है। जो वायरल संक्रमण के कारण होता है, वायरल के द्वारा फैलता है, वायरल फीवर होता है। यह विषाणुओं के द्वारा फैलता है। यह जो रोग फैलता है ये विषाणुओं के द्वारा फैलता है। ये जो इसमें विषाणु भाग लेता है वो कौन सा होता है? हर्पीज सिम्प्लेक्स। सिम्प्लेक्स जो होता है, सिम्प्लेक्स विषाणु होता है जिसके द्वारा यह जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है। इसमें मच्छर में जापानी इंसेफ्लाइटिस विषाणुओं से फैलता है, इसमें संक्रमित हो जाता है। इसमें एक मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर, ये भी उदाहरण इसका है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु भोजी एक प्रकार के क्या वायरस है? जीवाणु भोजी क्या होते हैं? जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणु भोजी एक प्रकार क्या वायरस है, यानी कि विषाणु है। जीवाणु भोजी जो वायरस होता है गंगा जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गंगा जल में रहते हैं। इनका काम क्या है? जो जीवाणु को गंगा जल में पनपते नहीं देते हैं। जो जीवाणु क्या करते हैं? जो जीवाणु को गंगा जल में पनपने नहीं देते, उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उनको रोक देते हैं। इसी कारण जो गंगा जल होता है बड़ा क्या होता है? पवित्र होता है। यानी गंगा जल में जो भी जीवाणु जाएंगे उन जीवाणुओं को क्या करेगा? मार देगा। तो जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है। जो जीवाणु भोजी गंगा जल में रहते हैं और जो भी जीवाणु जाएंगे, ठीक, गंगा जल में उनको पनपने नहीं देगा, वो वही अपने स्थान पड़े रहेंगे। और इसी कारण गंगा का जल क्या होता है? पवित्र होता है। अब यहाँ बनता है क्वेश्चन कि जीवाणु क्या होते हैं? भाई जीवाणु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बनेगा जीवाणु क्या है, तो बोलेंगे जीवाणु किसको होते हैं? बैक्टीरिया है। एक कोशिकी होता है। जो जीवाणु होता है कैसा होता है? एक कोशिकी होता है। बोलता है जीवाणु कैसा होता है? एक कोशिकी होता है। जीवाणु क्या होते हैं? जीवधारी होते हैं भैया। जीवाणु क्या होते हैं? जीवधारी होते हैं, क्योंकि ये पौधों तथा जंतुओं के बीच के लक्षण दिखाते हैं। ये पौधों भी दिखाते हैं और जंतुओं के दोनों के लक्षण दिखाते हैं। कौन? यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु। जैसे टिटनेस रोग हो गया जीवाणु से, हैजा रोग हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, काली खांसी हो गई, ये सब किसके द्वारा फैलता है? यानी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। ये सूक्ष्म जीव कौन आते हैं? भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अब बोलेगा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिसको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, लेकिन इनको नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ये हमें दिखाई, जैसे दही में उसके जो सूक्ष्म जीव हैं अगर हम उसको देखेंगे तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से अगर दही को देखा जाए तो क्या करेंगे? दिखाई देंगे। तो जैसे मान लीजिए वायरस हो गया, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। वायरस भी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। पूछेगा सूक्ष्म जीव कौन है, तो ये सब सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं? बीमारियां क्या करती हैं? फैलती हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मधुमेह यानी डायबिटीज रोग। जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब व्यक्ति के शरीर में रक्त जो ब्लड होता है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, उसे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। उसे मधुमेह रोग यानी बोलते हैं डायबिटीज रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं शुगर हो गया है। उस व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक गई है, और ग्लूकोज की मात्रा क्या कर गई? बढ़ गई है।
व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है 80 से 100 मिली प्रति ग्राम, यानी कि 100 मिली रक्त के हिसाब से होती है। ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या हार्मोन भी है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन जो है। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है। इंसुलिन का जो स्राव होता है ये अग्नाशय होता है। अग्नाशय से जो लैंगरहैंस की दीप कोशिका होती हैं, उस अग्नाशय के जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल में ही इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन में एक धातु पाई जाती है, इंसुलिन में एक जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड के जो रक्त होते हैं उनमें ग्लूकोज की स्तर को कम कर देता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे डायबिटीज व्यक्ति में ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। मधुमेह रोग होने के कारण क्या है। आयु तथा लिंग है, और वंशानुक्रम भी है, मोटापा भी है, गर्भावस्था के दौरान भी हो जाते हैं, मानसिक तनाव और चिंता के दौरान होता है। यदि कोई महिला यानी कि प्रेग्नेंट है, अगर उसको मधुमेह डायबिटीज रोग है तो उसके बच्चों को भी होने का चांस होता है, यानी कि डायबिटीज रोग है। इसलिए उसका ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, कम किया जाता है, यानी ग्लूकोज पर कम करके देखते हैं। क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्थाएं क्या हैं। हाइपरटेंशन फेज क्या है। तो हल्का उच्च रक्तचाप यानी कि माइल्ड हाइपरटेंशन, जब डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी होता है, रोगी को चक्कर आने लगता है। लेकिन जब मध्यम ग्रेड का हो, तो उस समय डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 105-120 मिली मरकरी होता है, उसमें व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा कब होती है, जब व्यक्ति के डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 मिली से अधिक हो जाती है, तो नाक कान से ब्लड आने लगता है। ये यानी कि ये हाई लेवल होता है, जिसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इस कंडीशन में मृत्यु होने के भी चांस हो सकते हैं। कब, जब व्यक्ति को यानी कि अत्यधिक उच्च रक्तचाप हो जाए, 120 मिली से अधिक होने लगता है, उस कंडीशन में नाक कान से ब्लड आने की संभावना हो जाती है। अब क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन बोलेगा पॉल्यूटेंट क्या है, प्रदूषक क्या है। वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें तो हम प्रदूषक कहते हैं। जो भी प्रदूषण उत्पन्न करेंगे पदार्थ उन्हें हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि घरेलू कचरा हो गया, गंदा जल हो गया, मूलमूत्र हो गए, ये सब क्या है, ये पोल्यूलेंट यानी कि प्रदूषक हैं, प्रदूषक फैलाने वाले हैं। ठीक, इनके द्वारा क्या करते हैं, प्रदूषक हैं ये हमारे वातावरण के लिए। तो टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक कितने प्रकार का होता है। तो प्रदूषक के खोजकर्ता कौन है, किसने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन, वैज्ञानिक ओडम है। कौन, इनका नाम क्या है, ओडम है। प्राकृतिक विघटन के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है जीवधारियों द्वारा अच्छेकारी प्रदूषक, एक होता है क्षयकारी, एक होता है अच्छाकारी होता है, एक होता है क्षयकारी प्रदूषक। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके द्वारा जो प्रदूषक उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे अच्छयकारी प्रदूषक। लेकिन जो क्षयकारी प्रदूषक होते हैं, जैसे कागज हो गया, कूड़ा करकट हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, इनके द्वारा जो प्रदूषण फैलेगा उसको बोलेंगे क्षयकारी प्रदूषक बोलेंगे। तो आ गया होगा समझ में, क्षयकारी प्रदूषक कौन कौन है। कागज है, कूड़ा करकट हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, इनके द्वारा जो प्रदूषण फैलते हैं उनको बोलते हैं क्षयकारी प्रदूषक। जीवधारियों द्वारा जो अक्षयकारी प्रदूषक होता है उसे, जैसे एल्युमिनियम, आर्सेनिक, डीडीटी, यह हो गया प्लास्टिक, इनके द्वारा जो प्रदूषण फैलते हैं वो आते हैं अक्षयकारी प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ये बनता है जैव प्रदूषक। बायो पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कुछ पौधों के परागकण, जो कुछ पौधों के जो होते हैं परागकण होते हैं, कवकों के बीजाणु, जीवाणु आदि जैसे प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, जैसे बोल दिया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक, अब देखिए भू प्रदूषण क्या है, सॉइल पोल्यूटेंट क्या है। ठीक,
पॉल्यूशन क्या है? वायुमंडल में इन गैसों की एक परत होती है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देती है। भू प्रदूषण में क्या होता है? वायुमंडल में इन गैसों की एक परत पाई जाती है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करती है? रोक देती है, या वो पुनः पृथ्वी पर भेज देती है, रोककर पुनः क्या करती है? पृथ्वी भेज देती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। एग्जाम पूछेगा ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहा जाता है, तो आप कहिए कि वायुमंडल में इन गैसों की एक परत पाई जाती है। भू प्रदूषण में वायुमंडल में इन गैसों की परत पाई जाती है जो पृथ्वी के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और पृथ्वी को वापस भेज देती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का जो तापमान होता है, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण जो पृथ्वी का तापमान है लगातार बढ़ता जाता है। पृथ्वी का तापमान जो लगातार बढ़ता जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कौन सा प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? अत्यधिक गर्मी होती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी होगी, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी का तापमान वो बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो अधिक क्या होगी? गर्मी होगी, सूखा जाएगा, ठीक, और यानी कि जल की कमी हो जाएगी, यानी कि सूखा हो जाएगा, यानी जल की कमी हो जाएगी, अधिक गर्मी होगी। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल प्रदूषण का विशेषकर धूल के कणों के कारण स्वास्थ्य पर विशेषकर फेफड़े प्रभाव डालते हैं। यानी वायुमंडलीय प्रदूषण जो होता है विशेषकर धूल के जो कण होते हैं के कारण उनका जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य पर किस पर इफेक्ट डालता है? यानी जो हमारे लंग्स होते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, व्यक्ति को सर्जन में दिक्कत होती है, यानी लंग्स पे प्रॉब्लम आती है, लंग्स को इफेक्ट डालता है। क्वेश्चन बन सकता है ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण। एक क्वेश्चन तो लघुत्तरी बन सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वही होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोल दिया, मेथेन गैस CH4 कह दिया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट कर ले यानी प्रभावित करने वाली गैसें हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वायु प्रदूषण का नियंत्रण वृक्षारोपण के दौरान यानी वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वायु को शुद्ध रखता है। यानी जो वृक्ष हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे हमारी जो वायु होती है शुद्ध रखती है, यानी वायु जो होती है शुद्ध होती है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने के लिए अच्छा होगा। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इससे प्रदूषण फैलेगा नहीं। ईंधन जलाएंगे तो क्या प्रदूषण फैलेगा? वायु प्रदूषण फैलेगा, उसके जो धुएं हैं इधर उधर फैलेंगे, प्रदूषण फैलेगा। अगर हम प्राकृतिक गैसों का प्रयोग करेंगे तो हम क्या वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रख सकते हैं, यानी उसकी मात्रा कम हो सकती है। वायु प्रदूषक गैसें कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि वायु प्रदूषक गैसें कौन सी हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 यह वायु प्रदूषक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह दम घोटक गैस बोलते हैं कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक यानी कि सिगरेट का धुआं यानी कि जो तंबाकू के धुएं होते हैं बोलते हैं स्मोक, ये क्या करते हैं? वायु प्रदूषक गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक। ये पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, वह अभयारण्य बनाए गए हैं, वो कौन से हैं? देखिए, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 1904 में राजस्थान में स्थापना, इसके 1904 में स्थापना की गई थी। ये गैंडे के लिए फेमस है, गैंडे के लिए। ये कहाँ है? असम में है, ठीक। एक पार्क बनाया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, यह लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये गैंडे के लिए फेमस है। फिर होता है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये बनाया गया है, बाघ के लिए बनाया गया, बाघों के लिए बनाया गया है, उत्तरांचल प्रदेश में है। स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी। सुंदरवन बनाए गए हैं, पश्चिम बंगाल में यह है। गिरी राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं,
ठीक, जो गुजरात में है, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कार्बेट पार्क कहाँ है? उत्तरांचल प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और काजीरंगा कहाँ है? गैंडा के लिए असम में है। अब क्वेश्चन अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जो जल का पीएच मान, जो वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.5 हो। अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 है तो हमसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। बोलेगा अम्लीय वर्षा जो होती है उसकी किसकी उपस्थिति कारण होता है? यानी कि नाइट्रिक अम्ल, HNO3, H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। इसके मुख्य कारण है। प्रभावित करने वाली गैसें कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसें क्या करती हैं? अम्लीय वर्षा क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं वातावरण में। इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं अम्लीय वर्षा का? ठीक, जैसे हमें देखा गया है कि जो ताजमहल है, ताजमहल पर भी इसका प्रभाव पड़ा है अम्लीय वर्षा का। तेल रिफाइनिंग कारखाना जो है मथुरा में है, वहां पर भी देखा गया है कि इसका अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाली गैसें कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और अम्लीय वर्षा में कौन से केमिकल यौगिक उपस्थिति मानी गई है? उपस्थिति है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। ठीक, और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। ये पूछा जाता है संसाधन के प्रकार, जो हमारे रिसोर्स हैं उसके क्या प्रकार हैं? रिसोर्स नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन में कौन आते हैं? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें मानव द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। उसे जैसे प्राणी हो गया, जीव जंतु हो गए, पादप पेड़ पौधे हो गए, जल हो गए। यह जो क्या है, इसे मनुष्य द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे बोलते हैं नवीकरणीय साधन है। और नवीकरणीय साधन होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, कोयला हो गया, तेल हो गया, खनिज हो गया, ऐश हो गए, प्राकृतिक गैसें, ये अनवीकरणीय स्रोत है। लेकिन नवीकरणीय स्रोत कौन है? जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जिनको चाहिए क्या? पेड़ पौधे हैं, जल हैं, ये सब क्या है? हमारे नवीकरणीय संसाधन है। और जो अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला है, तेल है, खनिज है, ऐश के, प्राकृतिक गैसें हैं आदि। जय हिंद दोस्तों। यह जो वीडियो बनाई गई है डीएलएड 3rd सेमेस्टर के छात्रों के लिए, और इसकी लघुत्तरी प्रश्नों का संग्रह जल्द ही आपको लेकर आऊंगा, जो बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। यदि आपको वीडियो या मैराथन के अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप उसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स करते जाइए, ताकि आपके हर क्वेश्चन की रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। जय हिंद दोस्तों।